चलिए, पिछली बार क्या लिए थे आपने? पिछली बार डॉट प्रोडक्ट चालू था। डॉट प्रोडक्ट में अपन कहाँ तक गए थे? अपन कुछ उसके प्रॉपर्टीज देख रहे थे। कितने प्रॉपर्टीज हो चुके थे? 5 हो चुके थे। आखिरी प्रॉपर्टी कौन सी थी? मैक्सिमम मिनिमम वाली। हाँ, मिनिमम वाली। चलिए बेटा, अब इधर ध्यान दीजिए। 7th वाला देखो अभी फिलहाल। सो 7th वाला देखिए अभी फिलहाल। 7th प्रॉपर्टी, आई कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट जे कैप और के कैप डॉट के कैप, इनकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। बोले ऐसे कैसे पॉसिबल है? मुझे एक बात बता। आई कैप बोले तो क्या होता? यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। जे कैप क्या होता? यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। के कैप क्या होता? यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। यूनिट वेक्टर क्या होता? जिसका मैग्नीट्यूड 1 है। अब हम ये जानते हैं बात, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इसको क्या लिख सकते हो? ए इंटू बी कॉस थीटा, आया ना? तो आई कैप डॉट आई कैप को क्या लिखूंगा मैं? आई कैप का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय आई कैप का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ 0। अब आई कैप बोले तो अभी फिर से मैं पूछूंगा क्या है? यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। इसका वैल्यू क्या होता है? 1। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय कॉस 0 भी क्या होता है? 1, जो कि आंसर क्या हो जाएगा? 1। आया समझ में? इसी कारण से हर एक डॉट प्रोडक्ट क्या था यहां पर? 1 था। अब आते हैं अगले इसके लिए। एट्थ वाला पॉइंट, आई कैप डॉट जे कैप या फिर जे कैप डॉट आई कैप या फिर आपका के कैप डॉट आई कैप। कोई बताएगा ये कितना होगा हमेशा? वह तो आ गया 0। अरे बोले ये कैसा? अरे अभी फिर से वही फॉर्मूला देखो। आई कैप डॉट जे कैप क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप और मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ उन दोनों का एंगल। आई कैप बोले तो डायरेक्शन कौन से एक्सिस पे होता? अलोंग एक्स एक्सिस। जे कैप बोले तो डायरेक्शन कौन से एक्सिस पे होता? वाई एक्सिस। दोनों के बीच का एंगल कितना होता? 90 डिग्री, यानी कॉस ऑफ 90। अच्छा, कॉस 90 कितना होता? 0। तो भैया पूरा का पूरा आंसर क्या आएगा? 0। आई बात समझ में? इसी कारण से वो टोटल वैल्यू क्या आ रही थी? 0। आई कैप डॉट जे कैप और ये जे आई और के आई। आई बात समझ में? लिख डालो ये। विच लाइट? तो पूरा अंधेरा हो जाएगा। रिफ्लेक्ट हो रहा है। 1 मिनट रुको अमजद। मगर रोज तो चालू रहता था ये लाइट।
हाँ, वो चालू करे तो आपको रिफ्लेक्शन हो रहा सामने। कौन सा पार्ट रिफ्लेक्ट हो रहा? एक मिनट। वो कॉर्नर वाला लाइट ऑफ करके देखो अभी। नहीं, वो तो फिर जमेगा नहीं, बंद करो, वो तो नहीं जमने वाला। वो दोनों चालू करो अब। हाँ, अभी ठीक है, ये यहाँ नहीं है ठीक। अब ठीक है, जाओ उधर। तुम फुल काले नजर आ रहे, आ जाओ, आ जाओ। चलिए, वो उसमें इंक डाल दो, वहां जो मैंने मार्कर्स रखा वहां पर। चलो देखो, जैसे एग्जाम्पल की डॉट प्रोडक्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आते हैं। दरवाजा अच्छे से बंद कर लेना। वेक्टर f is equals to I cap minus 2j cap plus 5k cap acting on a body. This displaces it by 3I cap minus 2j cap plus k cap meter. Calculate the net work done. Calculate करो net work done कितना आएगा? मार्कर दो ब्लू वाले। तो देखो बेटा सॉल्यूशन। अब जैसे कि हम जानते हैं वर्क डन इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की वैल्यू क्या है यहां पे? आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 5k कैप। डिस्प्लेसमेंट कितना है? 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। तो बोले भैया फिर वर्क डन क्या हो जाएगा? तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 1। फिर मैं कहूँगा अच्छा ठीक है, फिर वर्क डन कितना हुआ? 3 प्लस 4 प्लस 5 म्हणजे काय? माइनस 12 जूल्स। आया समझ में? क्लियर? ओके, तो किस तरह से डॉट प्रोडक्ट का यूज होता है। ऐसा ही क्वेश्चन आपको वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर में वर्क कैलकुलेट करने के लिए पूछा जाएगा। वहां पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपको वेक्टर फॉर्म में दिए रहेंगे और आपको डॉट प्रोडक्ट लेकर क्या करना है? उसका वर्क कैलकुलेट करना है। एक और एग्जांपल दे रहा हूं, सॉल्व करके बताइएगा। बोला ना, करेक्ट 15 करेक्ट।
सिंपल डॉट प्रोडक्ट करना था। है कि नहीं? 15 है ना। अगेन वही बोलूंगा, वर्क डन क्या होगा, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फिर आगे क्या, फिर मैं लिखूंगा भाई फोर्स कितना है आपका, या फिर चलो डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं। फोर्स वेक्टर एफ इज इक्वल्स टू है 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस 2k कैप। वेक्टर एस इज इक्वल्स टू 5i कैप। वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये हो जाएगा 15 जूल। बोले अरे बाकी कहाँ गए? अरे तो बाकी है ही नहीं ना, यहाँ जे का और के का कोएफिशिएंट है क्या? अरे यहाँ पर जे का कोएफिशिएंट है क्या, के का कोएफिशिएंट है क्या? नहीं है, इसका मतलब उनका कोएफिशिएंट क्या है, 0, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0। इसीलिए सिर्फ आई कैप का कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई करके काम चल गया। आई बात समझे, लिख डालो। फिर बढ़ते हैं आगे क्रॉस प्रोडक्ट की तरफ। क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। When two vectors are multiplied and the answer is again a vector quantity, then vector product is used। जब दो वेक्टर्स को आप, अच्छा वो हो गया लिखना, लिख लो 2 मिनट, 2 मिनट दे रहा हूं, वो लिख लो, फिर उसके बाद इसको देखने का है। रिफ्लेक्शन हो रहा है क्या? हाँ, रिफ्लेक्शन हो रहा है किसी की? आपको नहीं करना? अच्छा, आपको नहीं करना। रोशनी की वजह से। एक मिनट रुको। लेट आया? कितना लेट आया? बहुत लेट आया। चल भेजो, क्रॉस प्रोडक्ट है, छूटा तो गया जाएगा उसके काम से। भेज दो। अब क्या करेंगे, अगर क्रॉस प्रोडक्ट नहीं होता तो उसको आने नहीं देता। इंपॉर्टेंट है ना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, है ना। ये अटक जाएंगे आगे जाके नहीं तो। चलो हुआ बेटा, हो गया दिस पार्ट। चलिए, और दरवाजा बंद कर दीजिए। अब हम लोग देख रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट, या जिसे कहा जाता है वेक्टर प्रोडक्ट। सबसे पहले मैं ये देख रहा हूं कि क्रॉस प्रोडक्ट का इस्तेमाल होता कहां है। तो बात ऐसी है बेटा, दो वेक्टर्स को आपने आपस में मल्टीप्लाई किए। किसको? दो वेक्टर्स को आपस में आपने मल्टीप्लाई किए, और आंसर फिर से एक
क्या आ गया, वेक्टर क्वांटिटी आ गया। आंसर फिर से एक वेक्टर क्वांटिटी आ गया। तो अब यहां मैं क्रॉस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करूंगा। आई के बात समझ में? जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन में एक आप फॉर्मूला पढ़ेंगे टॉर्क का। तो टॉर्क का जब आप फॉर्मूला देखेंगे तो यहां पर आर क्या है, आर होता है पोजीशन वेक्टर या रेडियस वेक्टर। एफ क्या है, फोर्स। ये भी वेक्टर क्वांटिटी, ये भी वेक्टर क्वांटिटी, और आंसर में आया टॉर्क। क्या, टॉर्क। टॉर्क बोले तो क्या होता, अब फोर्स मालूम है, फोर्स क्या होता, एबिलिटी टू पुश और पुल, किसी चीज को ढकेलने और खींचने के लिए की एबिलिटी। अगर किसी चीज को सीधा ढकेलना हो या खींचना हो तो आप क्या लगाते हो, फोर्स। किसी चीज को गोल घुमाना हो तो आप लगाते हो टॉर्क। टॉर्क, टॉर्च नहीं, टॉर्क है ना, बोलिए टॉर्च, टॉर्क। गाड़ी खरीदते हो तो अक्सर ऐड में देखा होगा इतने न्यूटन मीटर का टॉर्क, 140 Nm टॉर्क, है ना। उसमें लिखा रहता है कि मतलब इंजन जो है चक्कों को कितना टॉर्क लगाने वाला है। बोले सर उससे क्या हो रहा है, अरे जबरदस्त हो रहा। मान ले तेरे पास स्प्लेंडर है, सर है, मानना क्या है इसमें। अगला वाला तुम मत मानो, मैं मानूंगा, मेरे पास हायाबूसा है ना। ऐसा नहीं है सर, अच्छी बात, अच्छा वाला तुमने रख लिए है ना, और तुम हमको स्प्लेंडर थमा दिए। ओके, अब तुम्हारी स्प्लेंडर और मेरी हायाबूसा का अपन रेसिंग लगा रहे हैं, है कि नहीं। अब होगा क्या, जैसी मैं गाड़ी को एक्सेलरेट करूंगा, मैं देखता हूं कि स्प्लेंडर धीरे 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 स्पीड बढ़ा रही है, 10, 20, 30, 40, धीरे धीरे स्पीड बढ़ रही है। अब मैंने अपनी हायाबूसा को एक्सेलरेट किया, मेरी गाड़ी की स्पीड कैसी बढ़ी, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, है कि नहीं। तो एकदम तेजी से स्पीड बढ़ना चालू हो गई, हाँ या ना। तो भैया क्या हुआ, मेरे इंजन ने गाड़ी को ज्यादा टॉर्क लगाया, जेडी जर्र कर घुमाना चालू कर दिया चक्कों को उसने। आई बात समझ में। तो वही टॉर्क की बात कर रहे हैं। टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी। सर ऐसा कैसे वेक्टर क्वांटिटी, सब्र करे, जब चैप्टर आएगा तब बताऊंगा। अभी के लिए सिर्फ सुनो कि टॉर्क एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए यहां पर आया ये। फिर उसके बाद दूसरा, जैसे एक एंगुलर मोमेंटम का भी आता है, वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर पी, है ना। ये होता है लीनियर मोमेंटम, ये होता है रेडियस वेक्टर या पोजीशन वेक्टर, और ये क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम। तीनों के तीनों आपस में क्या है, तीनों के तीनों क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। आई बात समझ में आपको? ठीक है, चलो मान लिया। तो इसका मतलब जहां जहां क्रॉस प्रोडक्ट होगा, सॉरी, जहां जहां आंसर वेक्टर क्वांटिटी आएगा, दो वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करने के बाद, तो वो वहां पर आप क्रॉस प्रोडक्ट का यूज कर सकते हैं। अब गलती से भी यहां डॉट मत दे देना। अरे सर हमको मालूम है मल्टीप्लिकेशन को ऐसा लिख सकते हैं ना, तो 3 × 2 × 1 इसका मीनिंग सेम होता है, तो क्यों ना मैं ऐसा लिखूं, वेक्टर L = वेक्टर R मल्टीप्लाई बाय वेक्टर P। बोले ये क्या है, बोले क्रॉस प्रोडक्ट है। अरे नहीं रे बेटा, ये कोई भी प्रोडक्ट नहीं है, डॉट भी नहीं है ना, डॉट वो तो स्केलर आना था फिर, है ना। तुमने लिखने का तरीका तुम्हारा बहुत ही गंदा गलत तरीका है। तो ये होता है क्रॉस प्रोडक्ट का यूज, मतलब कहाँ इस्तेमाल करते हैं वो। मैथमेटिकल डेफिनेशन अगर उसकी देखना जाए तो आप क्या लिखेंगे, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर्स is equal to the product of magnitude of those two vectors and sine of angle बिटवीन them। बोले समझा नहीं। मान लो ये है वेक्टर A, ये मान लो है वेक्टर B,
उन दोनों के बीच का एंगल है थीटा। वेक्टर ए वेक्टर बी, उन दोनों के बीच का एंगल क्या है? थीटा। अब ऐसा है कि मैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी लूंगा तो क्या लिखूंगा? ए इंटू बी साइन थीटा एन कैप। अरे ये क्या है? एन कैप। एन कैप क्या है? सही है, यूनिट वेक्टर। मगर फिर भी समझा नहीं ये यहां क्या कर रहा। मुझे एक बात बता, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, इनको मल्टीप्लाई किए, इनके बीच का एंगल क्या है? थीटा। उनसे आने वाला जो आंसर है उसका नाम दिया नहीं, मान लो थोड़ी देर के लिए उसका नाम है सी। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल्स टू वेक्टर सी। जो आंसर है वो खुद क्या है? वेक्टर है। नहीं समझा? ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, उनके बीच का एंगल थीटा। दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? आंसर आएगा। उस आंसर को मैं सी बोलूंगा या वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बोलूंगा। तो भैया मैं कहूंगा वो जो सी या वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी आंसर आया है वो खुद क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। और जो जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उसका क्या क्या होता है? डायरेक्शन। तो उस आंसर का कोई ना कोई डायरेक्शन तो होगा। तो एन कैप क्या है? उसी आंसर का डायरेक्शन है। आई क्या बात समझ में? तो सर कहाँ है डायरेक्शन? बेटा वो पता लगाना पड़ता। बोले सर कैसे पता लगाते? तो मैं बोलूंगा रुको जरा सब्र करो, है कि नहीं? तो बोले ठीक है, एक बात तो समझ में आ गई, ये ए क्रॉस बी है, सॉरी ए वेक्टर है बी वेक्टर है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है। तो आप इसको इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ए इंटू बी साइन थीटा एन कैप। या फिर आप अगर इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ए इंटू बी साइन थीटा। फिर किसी ने बोला सर अब सब्र नहीं हो रहा, बता दो अब इसका डायरेक्शन कैसे पता लगाते हैं। मैं बोलता अब देख रहे भाई, ये वाली पेन वेक्टर ए, ये वाली ब्लू वाली पेन वेक्टर बी, उनके बीच में का एंगल थीटा। ओके, मैं बोलूंगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, उससे आने वाला आंसर थोड़ी देर के लिए उसको सी नाम दे देते हैं। वेक्टर सी इन दोनों को परपेंडिकुलर होता है, एक ऐसे डायरेक्शन में आता है जो डायरेक्शन इन दोनों को क्या है? परपेंडिकुलर है। अगर मैं ये डायरेक्शन ले लेता हूं, ये इसको तो परपेंडिकुलर है मगर इसको परपेंडिकुलर नहीं है। अगर मैंने ये डायरेक्शन ले लिया, ये इसको परपेंडिकुलर है मगर इसको नहीं है, बी को है, ए को नहीं है। अगर मैं ये ले लूं तो दोनों का है। फिर एक चालाक इंसान ने मुझसे पूछा सर एक और डायरेक्शन है, ये भी तो दोनों को परपेंडिकुलर है, तो फिर ये या ये? बात समझ रहा क्या? नहीं समझ रहा? नहीं समझ रहा। देख फिर से, ये ए है, ये बी है, इनके बीच का एंगल थीटा है, इनसे आने वाला आंसर सी है। तो ये बात याद रखना है कि जो आंसर रहेगा या जो क्रॉस प्रोडक्ट रहेगा वो इन दोनों को परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो आपने किसी ने कहा सर देखो ये आ गया, ये इसको भी परपेंडिकुलर है, इसको भी है, दिख रहा? हाँ बोले परपेंडिकुलर है। फिर एक ने बोला सर इसका क्या, ये भी तो परपेंडिकुलर है, ये दिख रहा ना इसको, और देखो यहां से भी थोड़ा बहुत हो सकता है, ह्यूमन एरर है ना। अरे यार फिसल रहा है, एक तो ये हब्स हो रहा है यहाँ पर, सफोकेशन। तो देखो दिख रहा ना ये परपेंडिकुलर, नहीं दिख रहा तो इमेजिन कर लो, ये और ये क्या है? परपेंडिकुलर है। तो सर ये या ये कोई एक बताओ। आप ये तो नहीं बोल सकते कि ये दोनों डायरेक्शन सेम है, क्योंकि ये तो ऊपर जा रहा और ये तो नीचे जा रहा, दोनों बल्कि ऑपोजिट डायरेक्शन है। तो उसके लिए आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा राइट हैंड रूल। क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा? राइट हैंड रूल। ये सीधा हाथ लेने का, हाथों को ऐसा फैलाने का, सर फिर खींच के देने का नहीं, हाथ को ऐसा गोल मोड़ने का, राइट हैंड रूल है ना। तो देखो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैं सबसे पहले है ना अपने हाथ को
फर्स्ट वेक्टर के साथ अलाइन करूंगा। ये वेक्टर ए है, ये ढक्कन वाला वेक्टर ए है, ये ब्लैक वाला वेक्टर ए है, ये ब्लू वाला वेक्टर बी है। सबसे पहले मेरे हाथों को मैं ऐसा ए के साथ में लूंगा। अब जिस तरफ बी है उस तरफ मैं मोड़ दूंगा। तो वेक्टर ए बी की तरफ ऐसा मैंने मोड़ा, अंगूठा किधर आया, ऊपर की तरफ। देखो फिर से, ये वेक्टर ए, ये बोले देखो बी की तरफ मोड़ा मैंने, है कि नहीं, है कि नहीं। अब बी की तरफ ऐसा मैंने मोड़ दिया, तो भाई अब अंगूठा किधर आ रहा, ऊपर की तरफ, है कि नहीं। अब अगर अंगूठा ऊपर की तरफ आ रहा है, इसका मतलब आंसर क्या होगा, ऊपर की तरफ। मतलब ये पता चला कहां गया, चला गया कि ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है और ये थीटा है, और आप देख रहे हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, जिससे उसका आंसर आने वाला है वेक्टर सी। तो उसका डायरेक्शन आएगा ऊपर के तरफ, इसका डायरेक्शन आएगा ऊपर के तरफ। आई बात समझ में। सर अगर मैं बी क्रॉस ए लेना चाहूं तो बी, मैंने सीधा हाथ अपना बी की तरफ किया, अब मैं ऐसा मोड़ सकता क्या? हाँ भाई देखो, कड़क कड़क करके मुड़ गया पूरा ये नहीं मुड़ सकता। और अगर ऐसा जाऊंगा तो बहुत लंबा फेरा मारना पड़ेगा, है ना। तो बोले फिर क्या, उल्टा नीचे कर दो, हाथ को नीचे कर दो, है ना। ये बी है, ये ए, अब बी से ए की तरफ जा रहा है, बी की तरफ हाथ किया मैंने, अब मैं मोड़ रहा हूं इसको ए की तरफ, और मेरा अंगूठा किधर आया, नीचे। अनस तो सो जा रहा है यार, तो कहाँ रखा मैंने हाथ, बी, कहाँ जा रहा अब ये, ए की तरफ, अंगूठा किधर आया, नीचे। तो बी क्रॉस ए किधर आया, नीचे की तरफ आया, बी क्रॉस ए किधर आया, नीचे की तरफ। तो मतलब अगर किसी ने तुमसे पूछ लिया कि ठीक है भाई, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, एंगल थीटा है, और आप जा रहे हैं वेक्टर बी से वेक्टर ए की तरफ, वेक्टर बी से वेक्टर ए की तरफ, तो बी क्रॉस ए का आंसर क्या आएगा, तो बी क्रॉस ए का आंसर नीचे आएगा, बी क्रॉस ए का आंसर नीचे आएगा। और जैसे कि मैं देख सकता हूं कि ए क्रॉस बी का आंसर ऊपर, बी क्रॉस ए का आंसर नीचे, मैं कह सकता हूं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। सर निगेटिव का मतलब क्या हुआ, डायरेक्शन अपोजिट। ए क्रॉस बी का डायरेक्शन हमेशा हमेशा बी क्रॉस ए के डायरेक्शन से अपोजिट आता है। अगर ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो ए क्रॉस बी ऊपर के तरफ, बी क्रॉस ए नीचे के तरफ, तो कभी भी इन दोनों का डायरेक्शन सेम नहीं होगा। तो फिर मैं लिखूंगा कि देखो भाई, देयरफॉर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी कैन नेवर बी इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। भले ही हो सकता है कि वो वैल्यू में सेम हो जाए, मगर डायरेक्शन में वो कैसे हो जाएंगे, ऑपोजिट हो जाएंगे। बात समझ रहे क्या, डायरेक्शन में वो क्या हो जाएंगे, ऑपोजिट। इसीलिए उनको ऐसा पलटा कर आप नहीं लिख सकते। अब याद करो कम्यूटेटिव लॉ, याद आया कुछ, मैंने कहा था कि बोले कम्यूटेटिव लॉ ओबे नहीं करता वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर प्रोडक्ट। समझ में आया ये। तो ये जो कंसेप्ट है ना बेटा, ये डायरेक्शन पता लगाने का, ये बहुत ज़रूरी है। कई बार ऐसे इक्वेशंस आते हैं, वो बोलता है कि देखो, जैसे फॉर एग्जांपल एक चैप्टर आगे आने वाला है सर्कुलर मोशन, देखते हैं आप ये डायरेक्शन की कंसेप्ट को कितना अच्छे से समझे। मैं रफ में लेता हूं वो एग्जांपल, लिखना नहीं है, बस रफ में ले रहा हूं मैं। मैंने कहा मेरे पास एक फॉर्मूला है v इज इक्वल्स टू आर इंटू ओमेगा, v इक्वल्स टू आर इंटू ओमेगा। तो इसको वेक्टर फॉर्म में कैसा लिखेंगे, वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर ओमेगा लिखना चाहिए, या वेक्टर v इज इक्वल्स टू वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर आर लिखना चाहिए। हमको ये सीक्वेंस को पहचानना है। तो बोले सर, आप पूछेंगे सबसे पहले कि ये सर v क्या है, r क्या है, ओमेगा क्या है। तो देखो भाई, एक पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। क्या परफॉर्म कर रहा है बेटा, सर्कुलर मोशन। वो फिलहाल यहाँ पर है। तो ये है इसका रेडियस वेक्टर का डायरेक्शन, और ये है इसके लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन,
और ये है इसके एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन। अभी ये कैसे आया, क्या आया, इतने इस पे नहीं जानेगा, सिर्फ ये देखो डायरेक्शन क्या क्या है। इमेजिन करो गोल 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 पार्टिकल घूम रहा, दिख रहा सबको? दिख रहा? अरे हाँ दिख रहा, नहीं दिख रहा? इमेजिन करो, ये देखो सफेद कलर का पार्टिकल दिख गया, चमक रहा एकदम, ये गोल गोल घूम रहा है। ओ ऐसा भी नहीं करने का है ना, ये देखो गोल गोल घूम रहा, दिख गया? अनस दिखा? तो भैया दिख गया ना, ये पार्टिकल घूम रहा है, देखो यहाँ आ गया। थोड़ी देर के लिए पॉज मारो, पॉज मारना, स्टॉप नहीं करना, क्या करना? पॉज। ये रहा रेडियस वेक्टर। मैं बोला पार्टिकल कहाँ है, तो ये यहाँ है, ये इसका रेडियस वेक्टर क्या है? क्या है? और ये है इसकी लीनियर वेलोसिटी। क्या है? लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन। अब तीसरा चाहिए, बता पीला पीला अच्छा लगा। और ये है आपका एंगुलर वेलोसिटी। क्या ये? एंगुलर वेलोसिटी। सबके डायरेक्शन दिख गए? अब ये मत पूछो सर कैसे क्या, ये सर्कुलर मोशन चैप्टर जब पढ़ाऊंगा ना तब बताऊंगा। अभी सिर्फ इतना ध्यान दो, ये है रेडियस वेक्टर, वेक्टर आर, ये है लीनियर वेलोसिटी वेक्टर वी, ये है वेक्टर ओमेगा। और आपसे पूछा गया है कि अगर इस फॉर्मूले को स्केलर फॉर्म में ऐसा लिखते हैं तो वेक्टर फॉर्म में कैसा लिखेंगे? अगर किसी ने बोला अरे सर एक ही बात है, अगर किसी ने बोला एक ही बात है, ऐसा लिखोगे ऐसा लिखो, वो जूते खाएगा मेरे हाथ से। क्यों? अब भी क्या बताया कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए सेम नहीं हो सकते, वो डायरेक्शन में अपोजिट हो जाते हैं। तो सर लिखेंगे कैसा? कैसे? देखो ये जो पॉइंट है ये एरो है मान लो, अब इसमें पॉइंट तो नहीं, इसमें क्या है मान लो ढक्कन, क्या है? एरो है। सबसे पहला काम आपको ये करना है, सबसे पहला काम ये करना है कि इन तीनों एरोज के बेसिस को एक साथ जोड़ना है। देखो ये एरो का बेस यहाँ है, ये एरो का बेस यहाँ है, और ये एरो का बेस इसके एरो के हेड के साथ जुड़ा हुआ है। मगर मैंने क्या बोला? तीनों एरो का बेस एक साथ जोड़ना चाहिए। इसका बेस इसके हेड के साथ जुड़ा हुआ, ये नहीं चलेगा। तो सरकाते हुए लाओ इसको धीरे धीरे, बिना डायरेक्शन चेंज किए इधर लेकर आओ, है ना, बिना डायरेक्शन चेंज किए। फिर से एक काम करो, याद कर लो कौन सी चीज़ क्या थी। ये क्या था? ओमेगा। ये क्या था? ओमेगा। ये क्या था? रेडियस वेक्टर। ये वेक्टर आर बोलो अभी का। ओमेगा, ओमेगा बोले कहाँ है ओमेगा? ये डब्ल्यू डब्ल्यू नहीं है, वो ओमेगा है, ग्रीक अल्फ़ाबेट है ना, ओमेगा आर, और ये क्या है? वी। अब देख बिना डायरेक्शन चेंज किए हल्लू 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 उसको अपन ने ला लिया इधर, डायरेक्शन चेंज हुआ क्या? ये क्या? फिर से याद करो, वी। ये क्या है? आर। ये क्या है? ओमेगा। याद रहेगा? अच्छा, किन दोनों चीज़ों को मल्टीप्लाई किया? आर और ओमेगा को। आंसर में क्या आया? आंसर में क्या आया? वी। जो आंसर में आया उसको ऊपर करो। अभी ऊपर कौन है? ओमेगा है, मगर आंसर में क्या आ रहा? वी। उसको ऊपर करो। तो धीरे 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 मैंने क्या किया? ऐसा ऊपर कर दिया, है कि नहीं? अब देखो क्या, अंगूठा ऐसा रखो वी की डायरेक्शन में और सीधे हाथ को ऐसा गोल घुमाओ। सबसे पहले कौन सा मिला? येलो पेन। बाद में क्या मिला? ब्लैक पेन। तो अब मुझे बताओ येलो क्या था? ओमेगा। ब्लैक क्या था? आर। तो जब मैं वी को पहले तो अंगूठे को उसके डायरेक्शन में किया, सीधे हाथ को फैलाया, और मैंने जब ऐसा किया तो मेरे को पहले कौन मिला? पहले कौन मिला? ओमेगा। बाद में कौन मिला? आर। तो मैं लिखूंगा वेक्टर v इज इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस आर। तो हमारा सही जवाब होगा वेक्टर v इज इक्वल्स टू वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर आर। थैंक यू बेटा, समझ में आया क्या? तो इस तरह से ये सीक्वेंस जानना पड़ता है। ये आएगा, मतलब आगे जैसे जैसे चैप्टर्स आते जाएंगे तुम्हारे को क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, मैं बोलूँगा देखो एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन क्या आएगा, टॉर्क का डायरेक्शन क्या आएगा, ये देखो लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या आएगा, ये सब मैं आपको कैलकुलेट करने लगाऊंगा ऐसी हाथ घुमा घुमा के, है कि नहीं? तरीका समझ में आया क्या? है ना? जो भी है, मान लो दो मल्टीप्लिकेशन वाले हैं, उसको घुमाना ऐसा और हाथ ऊपर करके देखना यहाँ पर ऐसा, ठीक है? तो ये था कि किस तरह से वो जो आंसर आता है उसका डायरेक्शन को पता लगाया जाता है। हम ये कहते हैं कि जो भी क्रॉस प्रोडक्ट आया है, जो भी क्रॉस प्रोडक्ट
आया है वो दोनों वेक्टर्स को परपेंडिकुलर होता है, वो दोनों वेक्टर्स को परपेंडिकुलर होता है, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं वो दोनों वेक्टर्स के प्लेन को परपेंडिकुलर होता है। अब ये क्या ला लिए बोले प्लेन को परपेंडिकुलर होता है, ये देखो ये सरफेस इमेजिन कर लो, ये दो यहाँ है और एक प्लेन सरफेस यहाँ पे, यहाँ क्या है प्लेन सरफेस है ना, जैसे कि ये शीट है आपकी, है ना, शीट बहुत ही पतली है, रजिस्टर दे बेटा। हाँ अब देखो ये इस तरह से है, प्लेन सरफेस है, इस पे ये दो वेक्टर्स है, वेक्टर ए और वेक्टर बी। अब मैं कहूँगा वो तीसरा वाला वेक्टर जो वेक्टर सी था, स्टे देयर, तो ये देखो ये वाला वेक्टर ए है, ये वाला वेक्टर बी है, ये आपका वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी है, ये क्या है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, क्या है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये क्या है बी, ये क्या है नहीं सी बोल नहीं बोलो अभी, उसको क्या बोलो ए क्रॉस बी, क्या है ये ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी इसको परपेंडिकुलर है ए को, हाँ, बी को परपेंडिकुलर है, हाँ, और क्या ये इस प्लेन को परपेंडिकुलर है, हाँ, दिख रहा ना सरफेस को परपेंडिकुलर, सबको नजर आ रहा ना। तो मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी होता है वो ए को परपेंडिकुलर होता है, बी को परपेंडिकुलर होता है, और इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। समझ में आ रहा क्या? फिर से बोलता हूं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, क्या वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड द प्लेन कंटेनिंग वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। और उस प्लेन को भी, जैसे ये प्लेन है ना वो जिसमें ए और बी आ रहा, तो इस प्लेन को भी वो परपेंडिकुलर होता है। आई क्या बात समझ में? तो दिस इज इट, ये हमारा है। तो मैं यहां लिखूंगा, क्या लिखूंगा, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर्स इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड। हाँ ठीक है, एक काम करो बना लो, ये प्रॉपर्टीज लिखते हैं अपन उसके बाद। जी बेटा, फिर से बोलिए। मैंने बोला था कि इसको ऐसा लिख नहीं सकते, जैसे मल्टीप्लिकेशन का आप लोगों को अगर मालूम होगा कि मल्टीप्लिकेशन के जगह अक्सर आप ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं, मगर यहाँ इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब तो बेटा वो मैग्नीट्यूड है ना, वेक्टर थोड़ी है वो, ये क्या है वेक्टर फॉर्म में ना। अब आप ये बोल रहे हैं ये डॉट कैसे लिख दिया आपने, तो ये तो नंबर है ना सादे सीधे, समझा ना। ये इसका मीनिंग क्या होता है, ये वेक्टर फॉर्म में, और इनके बीच में क्या है क्रॉस प्रोडक्ट है, ये तो सादे सीधे नंबर्स है, मैग्नीट्यूड है वो, उनको तो तुम कैसा भी लिख डालो। टाइम क्या हो भाई आज? अच्छा क्लास मैंने लेट चालू किया है ना, ठीक है ठीक है, प्रॉपर्टीज अपन कल देख लेंगे, टाइम बहुत हो गया आज। सुबह 7 बजे रिवीजन सेशन स्टार्ट हो चुका है ना। आज हम लोग ने इंडाइसिस और ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फॉर्मूले देखे, बेसिक वैल्यूज़ देखे थे, है ना। काफ़ी लोग जो नए आए हैं वो अभी भी एब्सेंट है ना। फिर बाद में मुझे नहीं बोलना कि सर रिवाइज़ करा दो करके, मैं ले रहा हूँ। थोड़ा सा 20-25 दिन जो भी रहेगा आपको थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत करना पड़ेगी, एक एक्स्ट्रा टाइम पे आना पड़ेगा, मगर ये 20-25 दिन की मेहनत आपके लिए आगे बहुत फ़ायदेमंद रहेगी, ठीक है। हाँ 7:15 बजे हो, राइट हैंड थंब रूल बोलते हैं उसको, क्योंकि थंब का भी इस्तेमाल है ना ऊपर।